नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। रोहतक में मेरी माटी मेरा देश के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मनोहर लाल ने शिरकत की। वहीं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता, देवेंद्र बबली, सांसद अरविंद शर्मा, वहीं राज्य सांसद रामचंद्र झांगड़ा भी मौजूद रहे। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आज के इस पावन पर्व पर हम अपनी आजादी को याद कर रहे हैं और जब देश आजाद हुआ था उस वक्त देश में एक अजब उत्साह और उमंग थी। इसके साथ ही सभी नागरिकों से ये उम्मीद भी की गई कि गुलामी के जंजीरों से निकलकर देश आगे बढ़ेगा और आज पूरे विश्व में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था ताकत है। वहीं पूरे विश्व में भारत के युवाओं ने अपना लोहा मनवाया है। देश को आगे बढ़ने में हरियाणा का भी अपना अहम योगदान है। देश की केवल 2% जनसंख्या होने के बावजूद भी सेना में 11% जवान हरियाणा से हैं। हरियाणा के गांव-गांव से सेना में भर्ती हैं, एयरफोर्स में भर्ती हैं, गांव-गांव से, और सैनिक जो है हमारे यहाँ नेवी तक भी पहुंचे हुए हैं। रॉकेट चलाने वाली हमारी बेटी कल्पना चावला, वो रॉकेट चलाने में माहिर हो गई। अब चंद्रयान 3 की जो यात्रा हुई, चांद के ऊपर जो यान उतरा, हमारे यहाँ सैकड़ों लोगों की भागीदारी है और उस चंद्रयान को भेजने के लिए उद्योग जगत का भी बहुत बड़ी भागीदारी है। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने 55 करोड़ की लागत से बनने वाले हरियाणा के पहले टीबी इंस्टीट्यूट की नींव रख शिलान्यास किया। इस दौरान विज ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने वाले प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने की बात कही है। वहीं साथ ही काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को भी कड़ी चेतावनी दी है। विरोधियों पर निशाना साधते हुए विज ने कहा कि लोग अपना संगठन नहीं बना पाए, हमसे बराबरी करने की बात करते हैं। ऐसा उन्होंने क्या किया है जो हमसे मुकाबला करेंगे। वहीं हुड्डा पर तंज कसते हुए विज ने कहा कि हुड्डा के लिए मैंने जेल में कमरा तैयार करवा दिया है। उसको मैं चाहूंगा कि आप टीबी अस्पताल को ठीक करा दें। मैंने मंच से ही घोषणा की थी कि मैं टीबी अस्पताल नहीं, टीबी इंस्टीट्यूट बनाकर दूंगा और उसकी आज हमने मिलकर सबने आधारशिला रखी है। ये स्टेट ऑफ आर्ट सब सुविधाओं से संपन्न सभी लेबोरेटरीज एक ही छत के नीचे, 2 आईसीयू, एक टीबी के लिए, एक गैर टीबी के लिए। राज्याध्यक्ष एवं मकसद पुलिस विभाग के 372 जांच अधिकारियों पर गाज गिर गई है। गृह मंत्री अनिल विज के आदेश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 372 आईओ को निलंबित कर दिया गया है। एडीजीपी क्राइम ने संबंधित जिलों के आला पुलिस अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। वहीं आदेश लागू करने के बाद पुलिस महानिदेशालय को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने पंचकुला, गुरुग्राम और सोनीपत के पुलिस कमिश्नर के साथ ही पुलिस अधीक्षक हिसार, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सिरसा, जींद, रेवाड़ी और रोहतक को आदेश दिए हैं।
हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से हमारे संवाददाता ओपी शर्मा ने खास बातचीत की। इस खास चर्चा में मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्रदेश के 9 साल के कार्यकाल परिवहन विभाग में काम समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। वहीं मंत्री मूलचंद शर्मा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हरियाणा में बीजेपी सरकार को 9 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा हैं, उनसे बात करते हैं। सर, हरियाणा की सरकार की बीजेपी सरकार के जो 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ उसको कैसे देखते हैं? नहीं, 9 साल में पूरे हरियाणा में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए हैं और लोगों को सबसे बड़ा लाभ मिला है। आप किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी देखिए, आज हर क्षेत्र में लाभ मिला। किसानों को जितने लाभ मिला है, जिन्स का लाभ मिला, व्यापारी को जितना लाभ मिला। पहले व्यापारियों से गुहाई हुआ करती थी, मकान दुकान पर कब्जा हो गए। बताओ ना, हरियाणा में 9 साल में कोई मकान दुकान पर कोई कब्जा हो जाए। आज किसान की बात करें, किसान का समय पे पैसा मिलता है, उसे खाते में जाता है। जितनी आज किसान को MSP दी है, कभी दी? ये सब 9 साल के कमाल है। 9 साल की MSP निकालो, 9 साल बाद की निकालो, ये कोई कल्पना थी? और जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ करता था, उस पर लगाम लगाने का काम प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार ने किया है कि जिस तरह से जो लोग भ्रष्टाचार करेंगे उसको बचाने वाला नहीं मिलेगा। पहले करता था, उसके बचाने वाले बहुत हुआ करते थे। आज काम करता, बचाने वाला कोई नहीं है। सर, आप अपना जो ट्रांसपोर्ट विभाग है, खनन विभाग है, हायर एजुकेशन विभाग है, इसको आप अपने सरकार के कार्यकाल की तरफ से कैसे देखते हो? क्या उपलब्धियां आप बताना चाहेंगे? नहीं, मेरा है कि जो 9 साल में मैं ये तो नहीं ये कहूँगा कि जो पहले जो 10 साल में हुआ, 10 साल का आज जाके देखिए, आज 5 गुना का फर्क है। आज रोडवेज की बसें देखिए, हमने 3000 बस बेड़े में शामिल करी और ई-टिकटिंग, पैनिक बटन, नई इलेक्ट्रिकल बसों की हमने शुरुआत की है। और रोडवेज के जितने कर्मचारी उनकी या प्रमोशन हो, पोस्टिंग हो, पैनिक बटन हो या उनके कपड़ा जूते के हो, सारे उनके दिया है। बहुत लंबे समय डिमांड थी। माइनिंग में जहां 1200 करोड़ के आसपास आया करते थे, आज 56-57 करोड़ रुपए आते हैं साल के। सर, अगर हम बात करें तो 2 नवंबर को जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो है करनाल के दौरे पर आ रहे हैं। किस तरीके का जो है प्रोग्राम रहने वाला है? नहीं, देश के आदरणीय हम साहब जो 2 तारीख को आ रहे, 2 नवंबर को, तो अंत्योदय का कार्यक्रम है। जिस गरीब को लाभ मिला है, सरकार के लाभ मिला है, सरकार के चिरायु है, आयुष्मान है या राशन कार्ड है, मकान है, इस तरह के जो लोगों को लिए लाभ पहुंचा है, उनको संबोधित करेंगे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की उस नीति पे हमने काम किया है कि अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए किस तरह अंतिम व्यक्ति का विकास हो, अंतिम व्यक्ति को सरकार का लाभ कैसे मिले, उस कार्य को अमित शाह जी संबोधित करेंगे। बड़ा होगा, ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक सम्मेलन होगा। सर, हरियाणा में अगर विपक्ष की बात करें, कांग्रेस, इनेलो, आम आदमी पार्टी, ये सभी कहते हैं कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, आम आदमी परेशान है, किसी के लिए कुछ नहीं किया। और 1 नवंबर से जो हरियाणा के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो एक बार फिर अपने हल्का स्तर के जो है दौरे शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं? क्या एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है? विपक्ष फेल है, विपक्ष को दम नहीं है। और मान लो कहते हैं भाई ये फेल है, फिर लोग वोट दे रहे हैं। 19 से वोट दें, 14 में यही कहते रहे, 24 पर वोट देंगे। ये कुछ लोग हैं जो इस तरह के बयानबाजी करते हैं। पूरा हरियाणा वोट दे रहा है, बीजेपी को दे रहा है, देश को वोट दे रहा है, सुरक्षा की दृष्टि दे रहा है। कब्जा, भ्रष्टाचार, जमीन कब्जे करना, ये सब इन पर लगाम लगा दिया। इसे वोट देंगे लोग देश के सम्मान के लिए, आम व्यक्ति के लिए, और लोकसभा की 10 की 10 हम सीट जीतने जा रहे हैं। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, जिन्होंने बीजेपी सरकार के 9 साल को प्रदेश के विकास के लिए एक अहम बताया। साथ ही उन्होंने विपक्ष के आरोपों को भी खारिज कर दिया और कहा है कि अगले साल के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए सरकार ने कहा कि दिल्ली एनसीआर शहरों के बीच केवल इलेक्ट्रॉनिक, सीएनजी और BS
VI अनुपालक डीजल बसों को संचालित किया जाएगा। इस आदेश का असर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ शहरों के देखने को मिल रहा है। वहीं क्योंकि ये सभी दिल्ली NCR रीजन में आते हैं, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने घोषणा करते हुए कहा कि 1 नवंबर से केवल इलेक्ट्रॉनिक CNG और BS VI अनुपालक डीजल बसों को दिल्ली और हरियाणा के शहरों और कस्बों के बीच संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। बहादुरगढ़ में एक युवक ने मामूली कहासुनी के बाद अपने दोस्त को हथौड़ा मारकर जान से मार डाला और वारदात को अंजाम देते ही मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। वहीं मृतक की पहचान मूल रूप से बिहार के बांका जिले के रहने वाले अमरजीत के रूप में हुई है। अमरजीत बहादुर में पिछले लंबे समय से रह रहा था और वो एक फैक्ट्री में काम करता था। आपको बता दें कि करीब 1.5 महीने पहले वो अपने गांव से दीपक नाम के दोस्त के साथ उसको लेकर आया था और उसे अपनी फैक्ट्री में नौकरी दिलवाई थी। इतना ही नहीं, उसे रहने के लिए छत भी दी थी। लेकिन कुछ दिन पहले ही दीपक को तनख्वाह मिलने के बाद अमरजीत ने उसे अलग कमरा लेकर रहने के लिए कहा, जिसके बाद से ही दोनों में आपसी कहासुनी होने के बाद दीपक ने अमरजीत के सर में हथौड़े से वार कर दिया और उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जितेंद्र ने बताया कि आरोपी दीपक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। अमरजीत आरोसा कोल 32-33 साल का युवक जो कि लड़ाई झगड़े में घायल है। इस पर पुलिस भेजे। जब हम यहाँ आए तो इन्होंने रेफ़र कर दिया था। उसकी हालत जो कि थोड़ी सीरियस थी, इन्होंने ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। वहाँ जाने पर उसकी मृत्यु हो गई। वहाँ उसकी पत्नी से संपर्क किया गया तो उससे पूछताछ की। उसने बताया कि ये टीटी के गाँव का लड़का दीपक, जिन्होंने नौकरी के लिए बुला रखा था, 1.5 महीने यहाँ अपने पास रखते थे। ये उसको खाना वगैरह देते थे और साथ के कमरे में सो जाता था। बल्लभगढ़ में सेक्टर 59 की रेलवे लाइन पर एक 35 वर्षीय अज्ञात महिला घायल अवस्था में मिली। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। फिलहाल महिला अभी बेहोशी की हालत में है और अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है। सिविल अस्पताल में मौजूद महिला कांस्टेबल ने बताया कि लाइन के पास मिली इस महिला की सूचना के आधार पर अस्पताल उसे लाया गया था और अभी महिला बेहोशी हालत में है और डॉक्टरों की तरफ से इलाज किया जा रहा है। इसके होश के आने के बाद ही परिजनों से संपर्क किया जाएगा। भैया बहन कौन सूचना मिली है और ये रेलवे लाइन से इंजर्ड हो गई थी। उसको लेकर हम बड़ा इलाज हॉस्पिटल में दाखिल किए। भैया बहन ठीक है जी, एक चेन है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।